हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके पार्ट नंबर 5 के बारे में। पार्ट नंबर 5 में आप जानेंगे इनके बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। अभी तक आपने इनके अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जाना, और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से स्टडी कर लेना है। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके, तो देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य निर्माता कौन था? मुख्य निर्माता कौन था? जैसे कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस में देखा है इनके जर्मनी के एकीकरण के बारे में, तो उसमें आपने देखा था कि बिस्मार्क जो है, यहाँ पर जो इनका एकीकरण हुआ था, इसमें बिस्मार्क की मुख्य भूमिका रही है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाता है। विलियम फर्स्ट व बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णधार कौन था? तो इस क्वेश्चन को भी आपने देखा था कि इटली के एकीकरण की व्याख्या को, तो इसमें अगर बात करें इसके कर्णधार कौन थे, तो इसमें 3 लोग थे। नंबर फर्स्ट में देखेंगे, इसमें दिया है मैजनी, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ठीक है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि ऑटोमन साम्राज्य का क्या तात्पर्य है? ऑटोमन साम्राज्य का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम तुर्की का साम्राज्य भी बोलते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य ने बाल्कन समस्या को उलझा दिया? तो कौन से राज्य थे जिन्होंने बाल्कन समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दिया? तो ये 2 राज्य थे। पहला राज्य जो है वो रूस आपका, और दूसरा राज्य आपका हो जाता है जर्मनी। ठीक है, ये 2 राज्य थे जिन्होंने बाल्कन समस्या को उलझा दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इटली के एकीकरण से पहले निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने इतावली राजघराने का शासन किया था? यहाँ पर बोला गया है कि जो इतावली राजघराना था, इटली के एकीकरण से पहले यहाँ पर किसने शासन किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सार्डिनिया पिगमंट। सार्डिनिया पिगमंट राज्य जो था, इन्होंने इतावली राजघराने पर शासन किया था। कब? जब इटली का एकीकरण हुआ था, उससे पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ईयर, 19वीं शताब्दी में यूरोप में मध्य वर्ग का उदय हुआ। निम्न में कौन से समूह मध्य वर्ग के अंतर्गत आते थे? देखिए, जैसे कि आजकल का समाज जो है वो 4 वर्गों में विभाजित है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी तरह अगर फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर ये समाज 3 वर्गों में विभाजित था। एक तो प्राथमिक वर्ग था, और एक माध्यम, और एक तृतीयक वर्ग था। तो इसी क्वेश्चन में आस्क किया गया है कि तृतीयक वर्ग में कौन से लोग आते थे? तो इस तृतीयक वर्ग में आते थे यहाँ पर उद्योगपति, व्यापार और सेवा क्षेत्र के लोग, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब आते थे मध्यम वर्ग में। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से यह कथन किसका है? एक कथन दिया गया है, और यहाँ पर थिंकर्स हैं। किस थिंकर ने ये बात कही थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऐसा जो सेंटेंस था ये बोला था ड्यूक मेटरनिच। ये मेटरनिक है, इनका पूरा नाम है ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आज किया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रुसेल्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हुआ? तो कब अलग हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है नंबर डी, 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? तो क्वेश्चन में आज किया गया है कि कौन सी संधि हुई थी जिससे जो यूनान था तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो ये संधि हुई थी कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम आपसे आज किया गया है कि निम्न में से किस वर्ष में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1832 में। तो ये ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदर्श समाज है, यानी इनमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं और बोला गया है कि इसमें आदर्श समाज कौन सा है? आदर्श समाज जिसे फ्रांस सोसाइटी में हम यूटोपियन सोसाइटी बोलते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है एक उदार राजशाही के तहत एक समाज था। ठीक है, एक उदार राजशाही के तहत समाज था जिसको हम बोलते थे आदर्श समाज। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि वह पहली महान क्रांति जिसके मूल शब्द थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, कौन सी थी?
तो ये थी आपकी फ्रांसीसी क्रांति। आप जब भारत का संविधान जब स्टडी करते हैं तो उसमें भी पाएंगे कि फ्रांस की संविधान से कई चीज़ें ली गई हैं, यानी हमारे संविधान के विदेशी स्रोत में एक फ्रांस जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ से समानता जैसे शब्द लिए गए हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन के समय में फ्रांस में किस प्रकार का शासन चलाया जाता था? तो इस समय यहाँ कौन सा शासन चलता था? नेपोलियन के समय में तो यहाँ पर राजतंत्र था। अब राजतंत्र था नेपोलियन के समय। नेपोलियन का जो युद्ध हुआ था एक 1815 में, जिसको बैटल ऑफ वाटरलू बोलते हैं, वाटरलू का युद्ध। उसके बाद में जब जो ये क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, ये हुई थी आपकी 1789 में, और 1789 के बाद से यहाँ पर लोकतंत्र स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अगर नेपोलियन के समय की बात करें तो यहाँ पर राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यापारियों द्वारा देय राशि का भुगतान न करने और उनकी उच्च हस्तता के खिलाफ श्रमिकों और कपड़ा बुनकरों का विद्रोह यहाँ हुआ था। तो यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? सिलेशिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन है आपका वियना संधि से रिलेटेड। बोला गया है यहाँ पर कि वियना की संधि कब हुई और इसमें कौन कौन शामिल था? तो ये इसमें कौन कौन शामिल था और ये कब हुई थी? तो ये वियना की संधि 1815 जब आपका बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था तब हुई थी। अब शामिल इसमें कौन कौन था? ब्रिटेन, रूस, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ये लोग इसमें शामिल थे। किसमें? वियना की संधि में। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। ये कथन अभी हमने आपको बताया था, किसका है? ड्यूक मेटरनिक का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक चले 3 युद्ध का अंत किसमें हुआ? तो ये किसमें हुआ था? ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है प्रेशिया की जीत। जब प्रेशिया की जीत हुई थी तभी इन तीनों के साथ में युद्ध समाप्त हुआ था, युद्ध का अंत हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोमनेटिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसमें करेक्ट है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, यही है इसका रोमनेटिज्म। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। आज किया गया है कि 1871 में के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र था? तो इसमें जो कौन सा क्षेत्र था, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है नंबर सी, बाल्कन। ओके, फिर है आपका कि डास बोल्क का क्या अर्थ है? यहाँ पर डास बोल्क जो है इसका क्या अर्थ है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आम लोग। यूरोप में जो आम लोग होते थे उनको हम क्या बोलते थे? डास बोल्क। ओके, नेक्स्ट है आपका, नए फ्रांसीसी ध्वज में कितने रंग थे? यूरोप का जो नया फ्रांसीसी ध्वज था इसमें कितने रंग थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, तिरंगा, यानी 3 रंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ईयर ये स्टेट जनरल किसके द्वारा चुना गया था? तो स्टेट जनरल जो था वो किसके द्वारा चुना गया था? जो सक्रिय नागरिक थे, जो राजनीति में सक्रिय नागरिक थे, उसने चुना था ई स्टेट जनरल को। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आज किया गया है कि जो ई स्टेट जनरल था, ई स्टेट जनरल का नया नाम क्या था? तो स्टेट जनरल का नया नाम क्या था? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो था वो इसका नया नाम था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में आज किया गया है कि राष्ट्र के नाम पर क्या कार्रवाई की गई? राष्ट्र के नाम पर क्या कार्रवाई की गई? क्या कार्रवाई की गई थी? भजनों की रचना की गई, शपथ ली गई और शहीदों को याद किया गया और सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। ये कार्य किए गए थे राष्ट्र के नाम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो क्या हुआ? जब यहाँ की खबरें जो थी वो कई जगह पहुंची तो क्या हुआ था? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कि विद्यार्थियों और शिक्षित मध्यम वर्गों के अन्य सदस्यों ने जैकोबिन क्लबों की स्थापना करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन कि जैकोबिन क्लबों का क्या उद्देश्य था? यहाँ पर जो जैकोबिन क्लब बने थे इसका क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
गतिविधियों और अभियानों का आयोजन करना। इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी। ओके, थैंक्स।